चलिए आप ये बता दीजिए मुझे नैप्थेलीन का स्ट्रक्चर क्या होता है। जो हमारी रिंग बन रखी है हम उसको क्या करा देंगे, क्लोज करवा दोगे। यानी मैम नैप्थेलीन की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी ये बता दीजिए आप। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया प्लस। कैसे हैं आप सारे बच्चे? उम्मीद कर रही हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने घरों में अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कल मैंने आपको बताया था पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स के बारे में कंप्लीट इंट्रोडक्शन मैंने आपको कल के क्लास में दिया हुआ है। दैट वाज द इंट्रोडक्टरी पार्ट, जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया एकदम डिटेल में कि पॉलीन्यूक्लियर क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, कंबाइंड रूप से अगर हमें इनको पढ़ना है तो ये सब क्या होने वाले हैं, इनके एग्जाम्पल्स भी हमने डिस्कस किए थे। और कल की क्लास में ही मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम इंडिविजुअली बहुत सारे कंपाउंड्स डिस्कस करने वाले हैं। इंडिविजुअली हम डिस्कस करने वाले हैं कि पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन जैसे कि नैप्थेलीन, एंथ्रासीन, फेनैंथ्रीन, ये सब क्या होते हैं, क्या इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्या इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज है, कैसे इनको सिंथेसाइज किया जाता है, अ लॉट ऑफ थिंग्स। ये सारी चीजें मैंने आपसे बोला था कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग एक कंपाउंड डिस्कस करेंगे, उस कंपाउंड की सभी चीजों को हम लोग कवर अप करने वाले हैं। तो आज की इस पर्टिकुलर क्लास में जो हमारा टॉपिक रहने वाला है बेटा, दैट इज गोइंग टू बी नैप्थेलीन। हमारा आज की क्लास का जो टॉपिक रहने वाला है दैट इज गोइंग टू बी नैप्थेलीन। नैप्थेलीन के बारे में हम लोग एक एक चीज डिस्कस करेंगे। नैप्थेलीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, नैप्थेलीन को सिंथेसाइज कैसे किया जा सकता है, नैप्थेलीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज, ये सारी चीजें हम आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने मेरा इंट्रोडक्टरी पार्ट नहीं देखा है पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स का, तो जाकर के देख लीजिएगा। 10 मिनट में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। तुम्हें वो 10 मिनट की वीडियो के बाद इतना समझ आ जाएगा कि इनमें हमें पूरी यूनिट में पढ़ना क्या क्या है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जरूर से देख लीजिएगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, अगर आपने इस यूनिट के या फिर इससे पहले वाली यूनिट्स के लेक्चर नहीं देखे तो उसको भी जरूर से देख लीजिएगा। हमने ऑलरेडी अपनी यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 तीनों यूनिट्स पूरी की पूरी कवर की हुई है। तीनों यूनिट्स के सभी आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, जिसमें हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक सब टॉपिक हमने बहुत इजीली आपका ब्रश अप करवाया है। साथ ही साथ में टेलीग्राम पर आपको इसके हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे। तो इन सभी क्लासेस के जितनी भी क्लासेस हो रही हैं, आपको अगर हैंड रिटन नोट्स भी चाहिए आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है लिंक, उस लिंक पे आप जैसे ही टैप करेंगे आप ज्वाइन हो जाएंगे इमीडिएटली टेलीग्राम से। वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है बेटा आपके लिए, क्योंकि सभी क्लासेस के हैंड रिटन नोट्स आपको उसी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किए जाने वाले हैं। तो मस्ट ज्वाइन। और बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। पहला पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि क्या है मैम, जो कि हमारे पास है नैप्थेलीन। यस, तो हम सबसे पहले किसकी स्टार्टिंग करने जा रहे हैं मैम? अपनी स्टार्टिंग हम करने जा रहे हैं सबसे पहले नैप्थेलीन से, है ना जी। तो चलिए आप ये बता दीजिए मुझे नैप्थेलीन का स्ट्रक्चर क्या होता है। मैम हम सबसे पहले तो लिख सकते हैं कि नैप्थेलीन इज अ पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले तो हम लिखेंगे इट इज अ पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। हमने कैसे बोला कि ये पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन है? मैम हाइड्रोकार्बन तो इसलिए है क्योंकि ये कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलकर बना है। पॉलीन्यूक्लियर इसलिए है मैम क्योंकि यहाँ पर एक से ज्यादा एरोमेटिक रिंग्स पाई जाती है, एक दूसरे में फ्यूज्ड। इस वजह से ये क्या हो गया मैम, ये पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन हो गया। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इट्स स्ट्रक्चर इज एज फॉलोज। मैम इसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके से होता है। किस तरीके से बेटा इसका स्ट्रक्चर होगा मैम? दिस इज हाउ। कुछ इस तरीके से क्या पाया जाता है मैम? कुछ इस तरीके से हमारा नैप्थेलीन का स्ट्रक्चर पाया जाता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये क्या हो जाएगा मैम, ये हमारे पास में नैप्थेलीन का स्ट्रक्चर होगा। नैप्थेलीन कैन ऑल्सो बी ड्रॉन। इसको एक और तरीके से बनाया जा सकता है। किस तरीके से अभी बताती हूँ। नैप्थेलीन कैन ऑल्सो बी ड्रॉन एज फॉलोज। कुछ इस तरीके से भी नैप्थेलीन को बनाया जा सकता है, और वो तरीका क्या होगा मैम? ये रहा हमारा वो तरीका।
हम इस तरीके से भी अपने नैप्थेलीन को बना सकते हैं, यानी आप चाहो तो ऐसे दिखा दो डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन, या तो आप इसको हाइब्रिड फॉर्म में बना दो। दोनों ही हमारे नैप्थेलीन के करेक्ट स्ट्रक्चर होंगे, दोनों तरीके से आप अपने नैप्थेलीन को ड्रॉ कर सकते हो। तो बोला था ना पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन, ये एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है यानी विच इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जो बेसिकली दो दो बेंजीन रिंग के साथ में मिला हुआ है या दो एरोमेटिक रिंग्स के साथ में फ्यूज्ड है। इसको हम क्या बोलेंगे मैम? इसको हम पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। सो ये क्या हो गया? सबसे इजी हमारे पास पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन हो गया मैम नैप्थेलीन। डन। क्या हो गया मैम? नैप्थेलीन हो गया। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है तो क्या बताओगे मैम? जब जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा होता है तब तब उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा? वो होगा sp2। तो आप लिख सकते हो इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है बेटा? यहां से डायरेक्टली वेरी शॉर्ट में सवाल बन सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ लेना। क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है इसका? मैम ये जो है ना वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ऐसा क्यों? क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में मैम डबल बॉन्ड आ रहे हैं। जब जब अल्टरनेटिवली कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आते हैं तब तब हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही होता है। इस वजह से इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा मैम? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है। अगर बेटा हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो जरा मुझे बताओ बॉन्ड एंगल कितना होगा? मैम अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है ना तो उसका बॉन्ड एंगल हमेशा 120 डिग्री होता है। यानी ये जो नैप्थेलीन बना है आपका, इसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा मैम? इसका बॉन्ड एंगल हमारा 120 डिग्री हो जाएगा। समझ में आई इतनी सी बात? एक और चीज यहाँ पर आप लिख सकते हो कि कार्बन कार्बन के बीच का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? मैम यहाँ कार्बन एटम का ही हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, यानी कार्बन कार्बन एटम का ही हाइब्रिडाइजेशन होता है मैम sp2। लेकिन अगर तुमसे पूछ लिया जाए कार्बन हाइड्रोजन के बीच का, यहाँ पे मैंने कार्बन हाइड्रोजन का क्या होने वाला है मैम? कार्बन कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ sp2 होगा। कार्बन हाइड्रोजन का बेटा हाइब्रिडाइजेशन यहाँ sp2s होने वाला है, क्योंकि जब जब कार्बन एटम के हाइब्रिडाइजेशन की बात करोगे इट विल बी sp2, बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन ये s ही रहने वाला है। तो बहुत अच्छे से याद रखना, कार्बन कार्बन का sp2 था और कार्बन हाइड्रोजन का sp2s था। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आई थिंक ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं बेटा दैट इज योर रेजोनेंस। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सारी की सारी रेजोनेंस के बारे में कि भाई रेजोनेंस का क्या सीन रहने वाला है। अब बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या बनाया मैम? सबसे पहले आप बना दीजिए अपना नैप्थेलीन। अब नैप्थेलीन में क्या होगा मैम? इस तरीके से आपने बेसिकली अपना नैप्थेलीन बना दिया। अब नैप्थेलीन में क्या पाया जाएगा मैम? हमें देखना है यहाँ पर रेजोनेंस, यानी ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड का क्या होगा मैम? डीलोकेलाइजेशन होगा। देखो बेटा ध्यान से, लेट्स से ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ और ये वाला बॉन्ड यहाँ। अगर हमारे पास इस तरीके से बॉन्ड शिफ्टिंग हो रही है तो क्या होगा मैम? ये वाला बॉन्ड जो था वो यहाँ शिफ्ट हो चुका है, ये इधर हो चुका है, ये वाला इधर हो चुका है, और ये कैसे रहेगा मैम? ये तो हमारे पास एज इट इज ही रहने वाला है। फिर क्या होगा मैम? फिर भी बेटा बहुत इजीली एक और चीज हो सकती है, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाए, ये वाला बॉन्ड यहाँ और ये वाला बॉन्ड यहाँ। अगर इस तरीके से ये बॉन्ड फिर से शिफ्ट हो गया तो अब हम क्या बोलेंगे मैम? अब आप इजीली एक और स्ट्रक्चर बना सकते हो इसका। ये इधर आ चुका है, ये इधर जा चुका है, एंड ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, है ना? हमारे पास एक स्ट्रक्चर ही अवेलेबल है। तो ये तीनों क्या अवेलेबल है मैम? दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये क्या अवेलेबल है? दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। किसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिले बेटा ये हमें मैम? ये नैप्थेलीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमें मिल गए हैं। यहाँ से सवाल काफी ज्यादा बनने के चांसेस हैं यहाँ पे कि सबके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे। ये हो गए आपके नैप्थेलीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें बॉन्ड लेंथ हमेशा अलग अलग आएंगे। यहाँ पर क्या हो रहा होगा मैम? यहाँ बॉन्ड लेंथ डिफरेंट होंगे, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो दैट बॉन्ड लेंथ्स आर डिफरेंट हेयर। यू कैन राइट कि यहाँ पर बॉन्ड लेंथ का क्या इशू होगा मैम? बॉन्ड लेंथ्स आर डिफरेंट हेयर। यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है हमारे वो डिफरेंट आने वाले हैं। ये क्या हो गया मैम? दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ये नैप्थेलीन। ये इंडिविजुअली तुमसे शॉर्ट में पूछा जा सकता है और अगर लॉन्ग में आया तो कंबाइन करके तुम्हें आंसर लिखना पड़ेगा। तो दोनों तरह से ये सवाल आपका बन सकता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार बताओ दो क्या ये आपको समझ में आया? क्या आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है ये?
अगर ये समझ में आ गया है तो अब हम आगे मूव ऑन करेंगे, और जनरली हम मूव ऑन करेंगे आप सिंथेसिस पे। हमने बहुत इजीली देख लिया कि किस तरीके से हमारा यहाँ पे रेजोनेंस पाया जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन द सिंथेसिस पोर्शन, कि भाई इसमें सिंथेसिस का क्या सीन होता है। अब हम समझ लेंगे कि अगर हमें नैप्थेलीन को सिंथेसाइज करना है तो हम उसको किस तरीके से सिंथेसाइज कर सकते हैं। मैम आप डिफरेंट तरीके से अपने नैप्थेलीन को सिंथेसाइज कर सकते हो। हमें 2 मेथड्स पढ़ने हैं और वो दोनों मेथड इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा सवाल वहाँ से पूछता है। सबसे पहले समझ लेते हैं पेट्रोलियम से। पेट्रोलियम एक तरीके का हाइड्रोकार्बन ही होता है। अब उस पेट्रोलियम से किस तरीके से नैप्थेलीन बनेगा समझना है हमें। तो पहली हेडिंग डालिए बेटा, फ्रॉम पेट्रोलियम, यानी किस तरीके से मैम पेट्रोलियम से हम लोग इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, आप ये बताइएगा हमें। देखना बेटा, पेट्रोलियम फ्रैक्शंस को सबसे पहले कॉपर कैटलिस्ट के साथ में फ्यूज किया जाता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। तो हम लिखेंगे इट इज फ्यूज्ड in the presence of it is fused in the presence of a copper catalyst। इसको क्या किया गया मैम, इसको कॉपर कैटालिस्ट के साथ में फ्यूज किया गया एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। क्या था वो पर्टिकुलर टेम्परेचर, बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है ये हमारा, दैट इज 680 डिग्री सेल्सियस। इस पर्टिकुलर रेंज पे हमने किया, देन हमें क्या मिलेगा मैम, हमें यहाँ पे नैप्थेलीन एंड मिथाइल नैप्थेलीन का फॉर्मेशन होगा। आप यहाँ पर लिख सकते हो नैप्थेलीन एंड मिथाइल नैप्थेलीन आर फॉर्म्ड। कौन बने मैम, नैप्थेलीन और मिथाइल नैप्थेलीन का फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पर हो चुका है। किस रिएक्शन में मैम, जब हमने पेट्रोलियम के साथ में रिएक्शन कराया। तो लेट्स से हम क्या ले लेते हैं मैम, सबसे पहले आप पेट्रोलियम फ्रैक्शन ले लीजिए। ठीक है बेटा, हमने क्या लिया है मैम, हमने ना कुछ पेट्रोलियम फ्रैक्शन ले लिया। अब इस पेट्रोलियम फ्रैक्शन की कॉपर कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन करा रहे हैं हम, वो भी एक पर्टिकुलर 680 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। हमने इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रिएक्शन कराई, क्या मिलेगा मैम, नैप्थेलीन और मिथाइल नैप्थेलीन मिलेगा। चलो बनाते हैं, क्या मिला मैम, ये देखिए ये हमें नैप्थेलीन मिल गया, और दूसरा क्या मिलने वाला है मैम, दूसरा हमें मिलने वाला है मिथाइल नैप्थेलीन। तो मिथाइल नैप्थेलीन में यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा मैम, यहाँ पर CH3 जुड़ जाएगा आकर। हमें क्या मिल गया मैम, ये आपको मिला है मिथाइल नैप्थेलीन, और ये क्या मिला है मैम, ये हमें मिला है नैप्थेलीन। तो ये दोनों चीजें हमें आकर के यहाँ पे डिराइव हो गई, पहला नैप्थेलीन दूसरा मिथाइल नैप्थेलीन। और ये हम क्या कराएंगे इनका फर्दर मैम, आप इनका हाइड्रोजनेशन कराते हो एक पर्टिकुलर हाइट पे, एक पर्टिकुलर प्रेशर पे। फर्दर हम इनका हाइड्रोजनेशन करवा देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एंड लाइट। और जो मिथाइल नैप्थेलीन हमें मिला है ये फर्दर किस में सेपरेट हो जाएगा मैम, फर्दर ये सेपरेट हो जाएगा और नैप्थेलीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि मिथाइल नैप्थेलीन is further separated, methyl naphthalene is further separated and converted into naphthalene। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये मैम, जो मिथाइल नैप्थेलीन है ना, जैसे ही आप इसका हाइड्रोजनेशन करवाओगे हमारे पास ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, नैप्थेलीन में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस पर्टिकुलर रिएक्शन को एक नाम दिया जाता है, इसका नाम होता है बेटा डी अल्काइलेशन। क्यों मैम इसको डी अल्काइलेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि मिथाइल नैप्थेलीन में बस ये अल्काइल ग्रुप ही तो एक्स्ट्रा था ना, इसकी प्रेजेंस में ये अल्काइल ग्रुप ही तो जा रहा है, इसको रिमूव कर रहे हैं, इसी की वजह से इस रिएक्शन को डी अल्काइलेशन का नाम भी दिया जाता है। तो आप लिख सकते हो कि दिस reaction is also called as de-alkylation, है ना। इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे मैम, इसी को हम de-alkylation के नाम से भी जान सकते हैं। डन, ये हमारे पास हो गया डी अल्काइलेशन। तो इसी रिएक्शन को हम डी अल्काइलेशन बोलेंगे, जिसमें मिथाइल नैप्थेलीन से हमें क्या मिल रहा है मैम, नैप्थेलीन का फॉर्मेशन हो जा रहा है। और हम किससे बना रहे हैं मैम, पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट से आप इसको फॉर्म कर रहे हो। तो ये हमने पढ़ लिया पहला सिंथेसिस, विच वाज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने अगले सिंथेसिस के बारे में। नेक्स्ट सिंथेसिस हमारे पास होता है हवार्थ सिंथेसिस। ये हवार्थ सिंथेसिस जो है वो 5 स्टेप में पूरा होता है, एंड दिस इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट
सिंथेसिस। तो अगला सिंथेसिस हमारा क्या होने जा रहा है मैम? अगला सिंथेसिस हमारे पास होने जा रहा है बाय हावर्थ सिंथेसिस। अब इसके थ्रू मैम किस तरीके से आप नैप्थेलीन को बनाओगे? इसके थ्रू भी बेटा हम बहुत इजीली नैप्थेलीन को बना सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये लिखना है कि दिस पर्टिकुलर रिएक्शन कंटेन्स 5 स्टेप्स। ये सबसे पहले लिख लो, दिस रिएक्शन कंटेन्स 5 स्टेप्स। ये रिएक्शन किसको कंटेन करते हैं मैम? ये पर्टिकुलर रिएक्शन जो है ना वो 5 स्टेप को कंटेन करके बेसिकली रखेगा। अब सारे स्टेप्स हमें बहुत डिटेल में पढ़ने हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला स्टेप होने वाला है बेटा फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। सबसे पहला स्टेप हमारी एक नेम रिएक्शन ही होने वाली है, दैट इज योर फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। समझते हैं बेटा ये फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन जो नेम रिएक्शन है हमारी, इसमें पर्टिकुलरली हमारे पास क्या होने वाला है? सबसे पहले तो मैम आप यहाँ पर बेंजीन बना लीजिएगा। चलिए हमने यहाँ पर क्या बना लिया? बेंजीन बना लिया। इसकी एनहाइड्राइड के साथ में हम रिएक्शन करेंगे, दैट इज हमने क्या बना लिया मैम? आपने यहाँ पे एनहाइड्राइड बना लिया। इसकी आपको रिएक्शन करनी है किसी लुइस एसिड की प्रेजेंस में, और हमने लुइस एसिड क्या लिया मैम? AlCl3 आपने ले लिया है एक लुइस एसिड। अगर हमने ये करा तो बताना जरा हमें क्या मिलेगा मैम? हमें मिलेगा इधर डबल बॉन्ड O है, इधर डबल बॉन्ड O है और इधर OH है। इस पर्टिकुलर कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या ये चीजें आपको क्लियर हुई? हमें क्या मिला मैम? हमने बेंजीन और एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में, एनहाइड्राइड के साथ AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई, ये वाला जो कंपाउंड था वो हमारे पास बन गया। यानी हम लिख सकते हैं बेंजीन एंड सक्सीनिक एनहाइड्राइड, इसका नाम होता है सक्सीनिक एनहाइड्राइड, आर हीटेड in the presence of a Lewis acid। किसके प्रेजेंस में हो रहा है ये मैम? ये जो है ना हमारा लुइस एसिड की प्रेजेंस में हो रहा है। हमने लुइस एसिड की प्रेजेंस में ये बेसिकली करवाया है टू फॉर्म बीटा बेंजाइल प्रोपियोनोइक एसिड। क्या मिलेगा मैम? बीटा बेंजाइल प्रोपियोनोइक एसिड हमें मिल जाएगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई बेटा? हमें इस पर्टिकुलर स्टेप में किसका फॉर्मेशन हुआ मैम? बीटा बेंजाइल प्रोपियोनोइक एसिड आपको मिल गया जैसे ही आपने इन दोनों को किसी लुइस एसिड के प्रेजेंस में फ्यूज करवा दिया, है ना। ये पर्टिकुलर कंपाउंड यहाँ पर क्या हो गया मैम? यहाँ पर मिल चुका है। ये पर्टिकुलरली स्टेप 1 में हमारे पास हो गया। अब हम मूव ऑन करते हैं बेटा स्टेप नंबर 2 पे। ये तो स्टेप 1 था। स्टेप 1 में हमारा फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन हो गया। स्टेप 2 पे मूव ऑन करते हैं जो कि एक प्रकार का बेटा आपका क्लेमेंसन रिडक्शन है। स्टेप 2 हमारे पास एक प्रकार का क्लेमेंसन रिडक्शन होने वाला है। अब मैम क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या होगा? क्लेमेंसन रिडक्शन हमेशा रिडक्शन कराता है, जो कार्बोनिल ग्रुप होगा वो गायब हो जाता है। यानी अब हमें कराना है क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन में हम अपने इसी को बेंजाइल प्रोपेनोइक को ले लेते हैं दोबारा से। ये आ गया मैम आपका बीटा बेंजाइल प्रोपियोनोइक एसिड। क्लेमेंसन रिडक्शन में याद रखिएगा जिंक अमलगम की साथ में रिएक्शन कराते हैं और जो कि हमेशा एसिडिक मीडियम में होती है। तो हमने एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन कराई। ये देखो तुम्हें कार्बोनिल ग्रुप दिख रहा है, यहाँ कार्बोनिल ग्रुप क्या हो जाएंगे मैम? यहाँ कार्बोनिल ग्रुप रिड्यूस हो जाता है हमारा। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में क्या होगा मैम? यहाँ कार्बोनिल ग्रुप जो है वो हमारा रिड्यूस हो जाएगा। बाकी सब हमने एज इट इज लिख लिया, तो यहां पर लिख दो कार्बोनिल ग्रुप रिड्यूस्ड हेयर। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हमारा जो कार्बोनिल ग्रुप था क्लेमेंसन रिडक्शन के बाद वो पर्टिकुलर ग्रुप क्या हो चुका है मैम? वो रिड्यूस हो चुका है। लेकिन अभी तुम लोगों ने ध्यान दिया होगा ये रिंग अभी अपने ओपन फॉर्म में है, क्लोज नहीं हो रहा है ये रिंग। और जब तक क्लोजनेस नहीं आ रही है, क्लोज नहीं हो रहा है, ये स्टेबल नहीं है, ये स्टेबिलिटी की तरफ मूव ऑन नहीं कर रहा है। तो अगले स्टेप में यानी स्टेप नंबर 3 में हम क्या करने वाले हैं मैम? स्टेप 3 में आप रिंग क्लोजर स्टेप बेसिकली कर लो। यानी पर्टिकुलरली स्टेप 3 में क्या होने वाला है मैम? रिंग क्लोज होगा। यहाँ पर
जो हमारी रिंग बन रखी है हम उसको क्या करा देंगे, क्लोज करवा दोगे। यानी इस पर्टिकुलर स्टेप में क्या हो जाएगा मैम, रिंग क्लोजर यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा। यानी अभी जो हमारा प्रोडक्ट बना है उसको फर्दर एसिड के साथ में हीट किया जाएगा। लिखिएगा, द प्रोडक्ट इज फर्दर हीटेड। जो क्लेमेंसन के बाद प्रोडक्ट बना था ना, उसको हमने फर्दर हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में अपने इस प्रोडक्ट को दोबारा से हीट किया, या फिर हम किसी भी दूसरे एसिड के साथ में कर सकते हैं। तो क्या बनेगा हमें, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपाउंड, हमें इमीडिएटली अपना नया कोई कंपाउंड मिल जाएगा। बस किसी एसिड के साथ में क्या करना पड़ा था मैम, किसी एसिड के साथ में हमें इसको दोबारा से हीट करना पड़ा था, दैट इज इट। तो देखो भाई क्या मिल जाएगा हमें, ये हमारा था, हमने इसको क्या किया मैम, ये रहा आपका एसिड। एसिड के साथ में आपने फर्दर क्या करवा दिया मैम, हमने हीट करवा दिया। जैसे ही हम ऐसा करेंगे हमें क्या मिल जाएगा मैम, हमें रिंग क्लोजर फॉर्म मिल जाएगा। यानी हमें क्या रिसीव हो जाएगा मैम, ये कंपाउंड रिसीव हो जाएगा। क्या आपको ये रिसीव हो गया, हमें क्या मिला मैम, हमें ये कंपाउंड यहाँ पे रिसीव हो गया और वाटर यहाँ से रिलीज हो गया। ये क्या था मैम, स्टेप नंबर 3 था। तो पहले स्टेप में हमने क्या कराया, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन कराया मैम। दूसरे स्टेप में आपने क्लेमेंसन कराया। तीसरे स्टेप में आपने रिंग को क्लोज करा दिया। चौथे स्टेप में फिर से क्लेमेंसन करवा दो, ताकि ये जो डबल बॉन्ड ओ मिल रहा है ना, ये भी गायब हो जाए, इसकी जगह भी आपको एल्केन मिल जाए। तो हम अब फोर्थ स्टेप में क्या करा देंगे, फोर्थ स्टेप में मैम दोबारा क्लेमेंसन रिडक्शन करा देंगे। हम स्टेप 4 की तरफ बढ़ते हैं और इसमें दोबारा से हम क्या करा देंगे मैम, दोबारा आप क्लेमेंसन रिडक्शन करा दीजिए। चलिए, जैसे ही अब हम यहाँ पर क्लेमेंसन रिडक्शन कराएंगे, देखो क्या बनेगा। ये मैम आपके पास दिया हुआ है, क्लेमेंसन रिडक्शन हमेशा मैम जिंक अमलगम के साथ होती है। कंसंट्रेटेड HCl भी आपको लेना ही पड़ेगा, एसिडिक मीडियम में होती है। और जैसे ही आप ये रिएक्शन कराओगे आपको क्या मिलेगा बेटा, हमें कुछ इस तरीके का कंपाउंड रिसीव हो जाएगा। क्या ये क्लियर हुआ, हमें क्या रिसीव हो जाएगा मैम, हमें टेट्रालिन रिसीव हो गया। क्या रिसीव हो गया हमें मैम, टेट्रालिन रिसीव हो गया, दोनों कंपाउंड रिसीव हो गए। लेकिन अभी भी नैप्थलीन नहीं मिला है। कब मिलेगा, जब हम यहाँ एरोमेटाइजेशन कराएंगे। यानी 4 स्टेप हो गए और मैंने बोला था 5 स्टेप का ये सिंथेसिस है। एक आखिरी स्टेप और बचा और उस आखिरी स्टेप के बाद तुरंत तुम्हें नैप्थलीन मिल जाएगा। तो अब हम मूव करते हैं अपने उस आखिरी स्टेप पे। क्या हो जाने वाला है हमारा आखिरी स्टेप मैम, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। फाइनली अब हम गेन ऑफ एरोमेटिसिटी कर लेंगे। स्टेप 5 होने वाला है एरोमेटाइजेशन रिएक्शन, जहां पे हमारी रिंग एरोमेटिसिटी गेन कर चुकी होगी। यहाँ देखिए बेटा, इस पर्टिकुलर स्टेप में क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो मैम आपका जो प्रोडक्ट है आप उसको बना लो। चलिए, हमने अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर बना लिया है। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे मैम, इसकी रिएक्शन किसी ना किसी कैटलिस्ट के साथ कराएंगे, वो भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। यहाँ पे हो जाएगा गेन ऑफ एरोमेटिसिटी। इस पर्टिकुलर स्टेप में एरोमेटिसिटी का गेन हो गया, और जैसे जैसे एरोमेटिसिटी का गेन होगा क्या बन जाएगा हमारे पास मैम, ये रिंग तो एरोमेटिक थी ही, और हमारी जो दूसरी रिंग है वो भी एरोमेटिक हो जाएगी। फॉर्मेशन किसका हो चुका है मैम, आपके पास नैप्थलीन का फॉर्मेशन हो गया। यानी फाइनली 5 स्टेप के बाद हमें क्या मिल गई है, नैप्थलीन मिल गई है। ये थी तुम्हारी हार्वर्ड सिंथेसिस जो 5 स्टेप में पूरी हुई। समझो फिर से कौन कौन से स्टेप्स लगे। सबसे पहले मैम हमने कराया फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में हमें ये कंपाउंड मिला। उसके अगले स्टेप में हमने क्लेमेंसन रिडक्शन करा दिया, जिससे ये डबल बॉन्ड ओ था रिड्यूस हो चुका है, बाकी सब एज इट इज है। देन उसके अगले स्टेप में हमने रिंग क्लोजर कराया। एसिड के प्रेजेंस में जब हमने हीट के साथ इसको फ्यूज कराया, हमें ये रिंग क्लोज होता हुआ मिल गया। लेकिन अभी भी ये कार्बोनिल था और इस कार्बोनिल को कराना था रिड्यूस, जिसके लिए दोबारा क्लेमेंसन करवा देंगे। दोबारा क्लेमेंसन करवा के ये रिड्यूस हो चुका है, टेट्रालिन का फॉर्मेशन हो गया। फिर बचता है आखिरी स्टेप, और उस आखिरी स्टेप में हमने क्या करा दिया मैम, उस आखिरी स्टेप में आपने एरोमेटाइजेशन कराया, जहां पे इसमें गेन ऑफ एरोमेटिसिटी हुआ और फाइनली किसमें कन्वर्जन हो गया मैम, नैप्थलीन में। तो ये थी तुम्हारी सिंथेसिस, पहला पेट्रोलियम से, दूसरा हार्वर्ड सिंथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, ये समझ आ गया है। अब आगे मूव ऑन करते हैं बेटा, और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। यानी मैम नैप्थलीन की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, ये बता दीजिए आप हमें।
What are the physical properties of naphthalene? There are a lot of physical properties of naphthalene. जैसे सबसे पहले तो ये एक कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में पाया जाता है. हम लिख सकते हैं it is a colorless crystalline solid. हमें ये किस फॉर्म में मिला मैम? हमें ना ये पर्टिकुलरली कलरलेस क्रिस्टलीन सॉलिड में मिला. ये वाटर में बेटा इनसॉल्युबल होगा, लेकिन अगर आप इनको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डालोगे तो ये कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाएगा. तो आप लिख दो इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट कंप्लीटली सॉल्युबल इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होने वाले हैं वहां पे क्या होगा मैम? वहां पे ये जो है ना हमारा कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाएगा. एंड याद रखना इसका एक बहुत ही अलग कैरेक्टरिस्टिक सी स्मेल रहती है. तो हम लिख सकते हैं इट हैज अ कैरेक्टरिस्टिक ओडर. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका एक कैरेक्टरिस्टिक सा स्मेल रहता है या हम बोल सकते हैं ओडर रहता है. ये क्या हो गया मैम? ये हमारे पास हो गए हैं कुछ इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज. नाउ वी विल मूव टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द नैप्थेलीन, जो कि है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग. यानी मैम अब आप हमें बता दीजिएगा इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज किस तरीके से हम देखने वाले हैं. व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं. सब कुछ तो हमने देख लिया, सिंथेसिस भी देख लिया, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी देख ली, रेजोनेंस भी देख लिया. फाइनली हम मूव ऑन करते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ. यानी ये जो नैप्थेलीन होता है ना, ये किस प्रकार की केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाते हैं. याद रखना नैप्थेलीन शोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लिख लीजिएगा सबसे पहले तो नैप्थेलीन शोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. नैप्थेलीन हमारे पास क्या होगा मैम? जो नैप्थेलीन है वो एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, जहां पर इलेक्ट्रोफाइल दो अलग अलग पोजीशन पे अटैक करेगा और डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाएगा. यहां पर लिख सकते हो आप इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स ऑन टू डिफरेंट पोजीशंस एंड फॉर्म्स द प्रोडक्ट. और क्या बनाता है मैम? और हमारे प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन कर देते हैं. ये क्या ये चीजें क्लियर हुई हमारे पास? इलेक्ट्रोफाइल डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे जाएगा और प्रोडक्ट्स का क्या करेगा मैम? फॉर्म कर देगा. सबसे मेजर इशू ये रहता है कि मैम कौन से पोजीशन पे जाएगा प्रोडक्ट बनाएगा. आओ वो इशू भी दूर करते हैं. हमने क्या ले लिया मैम? हमने यहाँ पर कोई नैप्थेलीन ले लिया है. नैप्थेलीन इलेक्ट्रोफाइल पे कहाँ पे अटैक कराएगा और कौन कौन सी पोजीशन पे अटैक करेगा मैम? पहली चीज तो ये कि हमें दो प्रोडक्ट्स बनाकर देगा ये. ठीक है, दे देगा. कौन कौन सी पोजीशन पे बना के देगा? ध्यान से सुन लो. पहला इलेक्ट्रोफाइल तो आपके इस पैरा पोजीशन पे अटैक हो जाएगा, दूसरा इस ऑर्थो पोजीशन पे. यानी इन दो पोजीशन पे अटैक कर देगा, एक बार पैरा पोजीशन पे और एक बार ऑर्थो पोजीशन पे. ये वाला जो होगा वो हाई स्टेबल प्रोडक्ट होगा या मोर स्टेबल प्रोडक्ट होगा. ये वाला जो हमारे पास होगा वो लेस स्टेबल होगा. ये हमें क्या रिसीव हो गया मैम? ये हमें बेसिकली मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स रिसीव हो जाएंगे. ध्यान से देखिएगा, एक बार इलेक्ट्रोफाइल पैरा पे, दूसरी बार इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे. हमें क्या रिसीव होंगे मैम? हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स रिसीव हो जाएंगे. जैसे ही कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, पोजीशन बहुत ध्यान से याद रखिएगा कि किन दो पोजीशन पे जाकर के फाइनली आपका होना है और कौन सी पोजीशन पे जाके मेजर बनेगा, कौन सी पोजीशन पे माइनर. यहाँ से सवाल बहुत बनते हैं. आई होप इतनी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर है. अब अगर क्लियर है तो हम कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी देख लेते हैं. जैसे मैम पहली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम देख लेते हैं नाइट्रेशन. चलो भाई बता दो नाइट्रेशन में क्या होगा. नाइट्रेशन में मैम ये रहा आपका नैप्थेलीन. नैप्थेलीन की रिएक्शन आप करवा दीजिए मैम कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ और वो भी H2SO4 के प्रेजेंस में. बताओ नाइट्रो ग्रुप कहाँ जुड़ जाएगा मैम? पैरा पोजीशन पे अभी अभी आपने बोला मेजर प्रोडक्ट बनेगा, मेजर ही बनाना है हमें, तो हमारा मेजर प्रोडक्ट कहाँ बन जाएगा? पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा. यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया और ये क्या बन गया मैम? ये जो है वो हमारा
मेजर प्रोडक्ट के रूप में कंपाउंड जो था वो बन करके रेडी हो गया। दिस इज द फाइनल कंपाउंड जो हमने यहाँ पर बना लिया। डन। सिमिलरली हम फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन भी देख सकते हैं। देखो भाई वो कैसे होगी, हम देख लेते हैं फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। ये भी बहुत इजी हो जाती है रिएक्शन मैम। देखिएगा सबसे पहले क्या ले लेते हैं मैम, सबसे पहले आपने ले लिया है नैप्थेलीन। नैप्थेलीन की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे मैम, इसकी रिएक्शन आप CH3COCl के साथ करवा दीजिए। प्रेजेंस लुइस एसिड की लेंगे, हमने AlCl3 की प्रेजेंस ले ली। मेजर प्रोडक्ट बनाना है यानी पैरा पे अटैक कराना है। क्या मेजर प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा मैम, पहले तो आप वही नैप्थेलीन बना दो और अपने पैरा पोजीशन पे लगा दो आप COCH3। ये बन गया आपका असाइलेटेड प्रोडक्ट और ये बन गया मेजर प्रोडक्ट। क्लियर हुआ। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन लुइस एसिड की प्रेजेंस में कराई, ये रहा असाइलेटेड प्रोडक्ट एंड दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। तो ये क्या बन चुका है, ये हमारा मैम मेजर प्रोडक्ट बन गया। सिमिलरली आप यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन भी करा सकते हो। सिमिलरली हम यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन भी करवा देंगे। भाई अल्काइलेशन भी बिल्कुल सेम ऐसा ही होता है। देखो यहाँ पर क्या होगा मैम, आपने ले लिया है नैप्थेलीन। नैप्थेलीन की रिएक्शन इस बारी CH3Cl से कराएंगे, वो भी किसी लुइस एसिड की प्रेजेंस में। जैसे ही हमने करा दिया हमारे पास क्या हो जाएगा मैम, आपके पास ना पैरा पोजीशन पे जाकर के CH3 जुड़ जाएगा। इसको बोलते हैं अल्काइलेटेड प्रोडक्ट और ये देखो हमारा फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन हो गया। क्या ये बातें क्लियर हुई? आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो ये सारे के सारे हमारे पास हो गए केमिकल प्रॉपर्टीज। अब आखिरी चीज और कर लेते हैं, दैट इज मेडिसिनल यूजेस। हम समझ लेते हैं कि हमारे पास मेडिसिनल यूजेस क्या रहने वाले हैं। किसके मेडिसिनल यूजेस देख रहे हो मैम आप? बेटा हम लोग देख रहे हैं मेडिसिनल यूजेस ऑफ नैप्थेलीन। चलिए बताते रहिए बेटा, नैप्थेलीन का मेडिसिनल यूजेस क्या क्या रहने वाला है बताइए। मैम मिथाइल बॉल्स जो होती है उसके मैन्युफैक्चर में आप इनका यूज कर सकते हो। तो आप लिखेंगे यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल बॉल्स, है ना। अगर हमें मिथाइल बॉल्स का फॉर्मेशन करना है तो आप क्या करोगे मैम, हम पर्टिकुलरली इसका बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं। उसके अलावा थैलिक एनहाइड्राइड के फॉर्मेशन के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। लिख देंगे यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ थैलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, और बताइए और किस फील्ड में हम अपने नैप्थेलीन का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। उसके अलावा मैम बहुत सारे मेडिकल प्रोडक्ट्स में डाइज बनाने में इनका यूज कर सकते हैं। तो हम लिख दीजिएगा, हम लिख देंगे यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ मैनी मेडिकल प्रोडक्ट्स एंड डाइज। इन सभी जगह हम अपने नैप्थेलीन का बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट नैप्थेलीन। नैप्थेलीन के बारे में जितना पढ़ना था सब मैंने पढ़ा दिया। नैप्थेलीन क्या होता है, क्या रेजोनेंस पाई जाती है, क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे बनता है, क्या सिंथेसाइज के तरीके होते हैं, पूरी मैकेनिज्म के साथ बताया। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, यूजेस क्या है, एवरीथिंग। नैप्थेलीन के एग्जाम में इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, इतना ही आएगा। सो दैट इज इट फॉर टुडेज क्लास। पूरा नैप्थेलीन हमने खत्म कर लिया। अब मिलेंगे अगले क्लास में अगले कंपाउंड के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड विद फार्मेसी इंडिया प्लस।